अब हम कारक का 8वां भेद देखेंगे, जिसका नाम है संबोधन कारक। जैसे अरे, अजी, है, अरे, अजी, है, ओ, इन शब्दों से हमें ये कारक संबंध में समझ में आता है। जैसे शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए या संबोधित किया जाए, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए या संबोधित किया जाए उसे कहते हैं संबोधन कारक। शब्द का अर्थ ही वही है। संबोधन का मतलब है कि किसी को संबोधित किया जाए या शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए उसे कहते हैं संबोधन कारक। जैसे उदाहरण है, अरे तू कहाँ चला गया था। अरे इस शब्द से हमने अपने दोस्त को पूछा है कि तू कहाँ चला गया था। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को कारक के 8 भेद समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो मैं आप लोगों को इसकी तस्वीर भेजती हूँ, जो आपको लिखना है अपने हिंदी के वर्ग पाठ में और फिर 2 बार पढ़ना है, ताकि कारक आपको अच्छी तरह से समझ में आए। उसके बाद पुस्तक के पेज नंबर 47 पर देखिए, यह जो सुंदर चित्र दिया है वहाँ पर एक सवाल भी दिया है। देखो, भाषा की ओर। चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। अब इस चित्र के आधार पर ये जो 8 कारक हैं उनका प्रयोग कर हमें वाक्य लिखना है। पहला वाक्य आएगा, मछुआरा जाल फेंक रहा है। चित्र में दिख रहा है आपको मछुआरा। ये देखो, मछुआरा मच्छी का जाल पानी में फेंक रहा है। नदी में मछुआरा जाल फेंक रहा है। कौन फेंक रहा है? अगर हमने मछुआरा को अधोरेखित किया तो किसने जाल फेंका? तो मछुआरे ने, इसलिए वह है कर्ता कारक। फिर दूसरा वाक्य है, एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है। एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है। देखो, इस चित्र में दिख रहे तुम्हें, एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है। अगर हमने नारियल को अधोरेखित किया तो स्त्री क्या इकट्ठा कर रही है? कौन सी चीज़ इकट्ठा कर रही है? तो वह नारियल इकट्ठा कर रही है। नारियल है कर्म, इसलिए वह वाक्य है कर्म कारक। ठीक है। फिर तीसरा वाक्य हमने लिया, नाविक चंपू से नाव चला रहा है। नाविक चंपू से नाव चला रहा है। देखो, इस चित्र में पीछे की ओर एक नाव दिख रही है तुम्हें, ये नाव। इस नाव में एक नाविक है, दिख रहा है? वो नाविक चंपू से नाव चला रहा है। हिंदी में उसे कहते हैं चंपू। आप लोग नाव में बैठे होंगे गांव में वगैरह, तो या फिर हमारे थाने में देखो, तालाबपाली पे जो तालाबपाली है वहाँ पर नावें होती हैं। आप लोग शायद गए होंगे, बैठे होंगे। तो नाव में जो नाविक होता है वह चंपू से ये नाव चलाता है। तो चंपू, जिसे हम कार्तिक कहते हैं मराठी में, चंपू से नाविक नाव चला रहा है। अगर हमने चंपू से को अधोरेखित किया तो नाविक किससे नाव चला रहा है? तो चंपू से। तो ये वाक्य हुआ करण कारक। कौन सा हुआ? करण कारक। फिर चौथा वाक्य लिया है, एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। देखो, चित्र में दिख रहा है, एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। अब इस वाक्य में अगर हमने पेड़ से को अधोरेखित किया तो हमने देखा ये कारक है अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान कारक। क्योंकि इसमें क्या होता है अपादान कारक में, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, जिससे किसी वस्तु के दूर हटने का या अलग होने का बोध हो। जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो, वह अपादान कारक होता है। तो एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है, तो वह पेड़ से नारियल अलग कर रहा है, इसलिए वह है अपादान कारक। चित्र में देखिए, वह लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। दिख रहा है आपको? ठीक है। अभी अगला वाक्य है 5वां, लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है। एक लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है। किसके लिए?
के लिए आया तो वह हुआ संप्रदान कारक। कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक। एक लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है का मतलब है संप्रदान कारक। चित्र में देखो, लड़की दिख रही तुम्हें? ये लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है तो ये है संप्रदान कारक। फिर है छठा वाक्य, एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है। पेड़ के ऊपर वह चढ़ रहा है तो पेड़ पर को अगर हमने अधोरेखित किया तो वह है अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। क्योंकि अधिकरण कारक में हमने क्या पढ़ा था? जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो वह अधिकरण कारक होता है। तो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, स्थान कौन सा है? पेड़ पर। पेड़ ये स्थान है तो यहाँ स्थान का बोध हुआ है इसलिए वह है अधिकरण कारक। फिर है सातवां वाक्य, स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है। स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है। अब स्त्री किस में नारियल रख रही है? तो टोकरी में। टोकरी में तो ये है, फिर से हुआ अधिकरण कारक। स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है तो ये है अधिकरण कारक। ठीक है। एक स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है तो ये भी वाक्य है अधिकरण कारक का। वह टोकरी में रख रही है तो वहाँ स्थान का पता हमें चलता है टोकरी का। देखो चित्र में देखो, वह स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है, ये भी अधिकरण कारक है। और एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, ये देखो ये पेड़ है ना, इस पेड़ पर यह व्यक्ति चढ़ रहा है तो स्थान कौन सा है? पेड़ पर, ये स्थान हुआ, ये तो अधिकरण कारक। और एक स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है, यहाँ पर स्थान है टोकरी का तो ये भी है अधिकरण कारक। फिर अंतिम वाक्य है, लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है। लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है तो यहाँ पर लड़का किसको नारियल दे रहा है? तो अपनी माँ को। हाँ, तो ये वाक्य है संबंध कारक का। कौन सा वाक्य है? संबंध कारक का। क्योंकि संबंध कारक में हमने क्या पढ़ा? संबंध कारक में हमने पढ़ा कि शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए या संबोधित किया जाए तो वह संबंध कारक होता है। तो लड़का अपनी माँ को, माँ ये संबोधित करने वाला शब्द है, वह अपनी माँ को संबोधित माँ शब्द से करता है तो वह हुआ संबंध कारक। विद्यार्थी मित्र हो, अभी इन दोनों पेज की मैं तस्वीरें आपको भेज रही हूँ जो आपको ठीक से सुंदर अक्षरों में हिंदी के वर्ग पाठ में लिखनी है और फिर उसकी तस्वीरें या फोटो मुझे भेजने हैं। कारक मैंने आपको एकदम सुलभता से पढ़ाने की कोशिश तो की है, पता नहीं आपको ठीक से समझ में आया या नहीं। तो जो मैंने 2 पेज आपको लिख कर दिए हैं वह ठीक से सुंदर अक्षरों में लिखो और फिर 2 बार पढ़ो। ठीक है। फिर आज हमारी तासिका यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले सप्ताह। तो अगले सप्ताह में नए पाठ के साथ हम मिलते हैं। आज की तासिका यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।